हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सारे मज़े में होंगे, मस्त होंगे जहाँ भी होंगे। तो चलिए आज की 12th की सीरीज़ का आगाज़ किया जाए। तो अगर बात करें आज हम करने वाले क्या हैं, तो मैंने 12th की सीरीज़ में प्रॉमिस किया था कि भाई जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तो बात करी थी कि हम लोग 12th की सीरीज़ में रिवीजन सीरीज एक लेकर आएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनके ऊपर बात करेंगे। सेकंड मैंने बात करी थी दैट 11th की अगर मैं बात करूं तो 11th की पूरा सिलेबस तरीके से करवाया जाएगा। और एक मैंने प्रॉमिस और किया था कि 12th की सीरीज में हम लोग एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन की भी तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी वीडियो का हम आज श्री गणेश करने जा रहे हैं। तो करते हैं एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो 20-20 मार्क्स वाले, सॉरी 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे 1-1 मार्क वाले, ये अल्टीमेट लेवल पर 20 आते हैं, ठीक है बात। हर एग्जाम में कोई भी पैटर्न उठा लीजिए, 19-20 का पैटर्न उठा लीजिए आप। उससे पहले के जितने भी एग्जाम आज तक सीबीएसई ने करवाए हैं 12th के रिगार्डिंग, तो सारे में 12 मार्क्स, ये जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो तो कन्फर्म आने हैं। अच्छा, इनकी तैयारी किस तरीके से हम लोगों ने करनी है, तो मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ एक एक मार्क्स वाली। हर संडे आपको ये सीरीज मिल जाएगी। ये आपकी जो वीडियो है अपलोड यूट्यूब पे, ये लगभग 11 से 12 के बीच में अपलोड हो जाएगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, हर संडे और जब भी स्कूल की छुट्टी रहती है ना, कोई ऑफिशियल छुट्टी रही हो, तो उस दिन एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन में हर रोज अपलोड करने का काम करूंगा। एक वीडियो में हम लगभग डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन के ऊपर विद द कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, रट्टा नहीं मार रहा फिर भी, है ना। तो आप लोगों ने लगभग पढ़ तो लिया होगा, अभी आपका सब लोगों का रिवीजन ही चल रहा होगा। तो उस रिवीजन वाली सीरीज में हम लोग एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन भी साथ साथ करने वाले हैं। तो हम हर संडे अगर पकड़ के चलें तो लगभग हम 200 से 250 क्वेश्चन एक एक मार्क्स वाले करने वाले हैं। और बेटा अगर आपने 250 क्वेश्चन कर दिए ना एक एक मार्क्स वाले, तो 20 के 20 फंसने वाले हैं, है ना, एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने सीरीज किस तरीके से तैयार करी है, तो सीरीज तैयार करने का जो पैटर्न मैंने बना के रखा वो ये है कि पहले कुछ वीडियोस में हम लोग बहुत हल्के एवरेज लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे, धीरे धीरे लेवल अपना बढ़ाएंगे, ठीक है। आज जो क्वेश्चन है हमारे पास 20 क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं है, बहुत छोटी मोटी बातें हैं। थोड़ा बहुत हमें पता होगा और थोड़ा बहुत हम आपकी हेल्प मैं यहाँ से करूंगा। तो दोनों मिलके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब रही बात, ये मैंने इसकी पीडीएफ बना के रखी है और पीडीएफ डाली है टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है सेम नाम से, है ना, कॉमर्स कोचिंग सेंटर के नाम से चैनल है। उस चैनल को आप ज्वाइन करिए, ठीक बात। नाम सर्च कर लीजिएगा तब भी मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता ऐसे तो चैनल जो हमारा है कॉमर्स कोचिंग सेंटर, सॉरी कॉमर्स नॉलेज सेंटर, आई एम सॉरी, इट इज कॉमर्स नॉलेज सेंटर। तो उस चैनल के अबाउट में जाइएगा आप लोग, अबाउट में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। ये हर जगह पे मैंने नहीं डाला हुआ, जहां अबाउट होता है चैनल का, है ना, अबाउट द चैनल होता है, वहां पर टेलीग्राम का लिंक मैंने डाला हुआ है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली आपको वो पहुंचा देगा, है ना, टेलीग्राम के चैनल के पास। वहां उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, फायदा क्या है ज्वाइन करने से, आप लोगों को जो जो क्वेश्चन मैं आज यहाँ करवाने वाला हूँ 20 क्वेश्चन, है ना, इसके रिगार्डिंग जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। लाइकवाइज जितने भी हम कॉन्सेप्ट में करवाने वाला हूँ, जैसे ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन फिनिश होने वाला है, तो उसकी जो पीडीएफ रहेगी पूरी नोट्स की, वो आपको सप्लाई हो जाएगी वहां पर। जितने भी नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो सब आपको वहां मिलती रहेंगी। तो टेलीग्राम का चैनल भी आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है बात। चलिए, तो एमसीक्यूज का हम श्री गणेश अगर करें, ठीक है बात, तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपको पीडीएफ से मिल जाएगा। हम यहाँ सिर्फ उनका डिस्कस कर रहे हैं, और सारे ऑप्शन भी मैंने वहां लिखे हुए हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा है और जो सही आंसर उसका है वो आंसर वहां पेस्ट कर रखा है, ठीक है बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन वहां लिख रखा है वो है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,75,000। यानी आपके पास तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी आर पार्टनर्स। सुनिएगा क्वेश्चन आराम से। ए बी सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ रुपीज 1,75,000 एंड 50,000, ठीक है, ऑन सीज रिटायरमेंट। क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि ए बी और सी ये तीन पार्टनर हैं। अब क्या होता है, अल्टीमेट लेवल पे जो सी है वो रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है बात। अब हमने पढ़ा है भाई, रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। तो ये ए और बी और सी दो तीन पार्टनर हैं, यहां से सी रिटायरमेंट ले रहा है। कैपिटल कितनी है डजंट मैटर, क्वेश्चन का जो मेन है वो ये कह रहा है कि भाई ए बी सी पार्टनर है और सी ने फर्म से रिटायरमेंट लिया हुआ है। आगे कहानी सुनते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग दैट हिज शेयर, मतलब कैसा शेयर भाई, इसका शेयर, इनका जो शेयर है, इट इज
ठीक है, वो आपको गिवन नहीं है कि इनका शेयर क्या रहा होगा। अगर गिवन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि 1:1:1 रहा होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो अगर आप बात करें सी की, तो सी के रिटायरमेंट पे क्या होता है, सी का जो शेयर है वो ए और बी के द्वारा, इन दोनों के द्वारा 5:3 में एक्वायर कर लिया जाता है, टेक आउट कर लिया जाता है, परचेज कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। कैसे भी याद करिए, क्वेश्चन अल्टीमेट लेवल पर क्या हुआ, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ठीक है बात। सी फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है और उसका क्या शेयर था इन तीनों का, ऐसा गिवन नहीं है क्वेश्चन में। और जहां पर गिवन नहीं होता, पार्टनरशिप का रूल है गुरु, वहां हम रेशियो 1:1:1 लेते हैं। अगर 3 पार्टनर है तो 1:1, यानी इक्वल की बात हम लोग करते हैं। और यहां पर क्या दिया है कि ए और बी दे आर द पार्टनर, है ना, और सी यहां से रिटायरमेंट ले रहा है। अगर रिटायरमेंट ले रहा है तो ये तो कंफर्म हुआ ना कि जो उसका शेयर होगा वो इन दोनों में बटेगा। और वो इन दोनों में किस रेशियो से इन्होंने एक्वायर किया, तो 5:3 से इन्होंने एक्वायर किया। मतलब जितना भी इसका रेशियो रहा होगा उस रेशियो को इन्होंने 5:3 में ले लिया ए और बी ने। आगे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, गेनिंग रेशियो विल बी, यानी गेनिंग रेशियो क्या होगा, गेन क्या होगा पार्टनर्स का, हमें बताना है कि पार्टनर्स का गेन क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 3:2, 2:2, 5:3, नन ऑफ दिस। ठीक है बात, ऑप्शन दोबारा बता रहा हूं, 3:2, 2:2 एंड 5:3। ठीक है, ऑप्शन 3:2 है ना, और अगला है 5:3, और अगला है 2:2, और एक है नन ऑफ दिस। तो ये 4 ऑप्शन यहां पे दे रखे हैं। तो बेटा बताइए, अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, सी का शेयर इन लोगों ने 5:3 में एक्वायर किया, तो इनका गेनिंग भी तो 5 और 3 हुआ। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो ये है बेटा, 5 और 3। तो 5:3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है बात? चलिए अगला हम देखते हैं, ए बी क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स, ठीक है, इन द रेशियो 3:2 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट फॉर्म दे रखा है। एक्सट्रैक्ट फॉर्म का मतलब हुआ व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट कंप्लीट। जहां बैलेंस शीट कंप्लीट होती है वहां पर बैलेंस शीट ऊपर से हेडिंग आती है, जहां नहीं कंप्लीट होती वहां पे हम लिखते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक बात? चलिए, तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड इन द रेशियो 3:2 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। हमें एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट में हम लोग को बना के दिया है भाई, इधर लाइबिलिटीज का कॉलम दे रखा है, इधर हमें दे रखा है एसेट्स का। ठीक है, यहाँ पे लाइबिलिटी होती है, यहाँ रुपी, यहाँ एसेट्स, यहाँ रुपी, ये तो हमें अच्छे से पता है बात। ठीक है बात, यहाँ एक बात करी है क्वेश्चन ने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ने लिखा है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट है, ₹40,000 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक बात, पार्टनर कितने हैं भाई, पार्टनर आपके पास ए बी हैं। ठीक है, ए और बी 2 पार्टनर हैं इस फर्म के अंदर, इस फर्म की बात हो रही है, और इनका जो रेशियो वो 3:2 है बेटा। ठीक है बात, ए और बी 2 पार्टनर है 3:2 के हिसाब से, और इन्वेस्टमेंट इनका है 40,000 रुपए। ठीक है बात, आगे बात कहता है कि इफ द हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय ए एंड बी, अगर ये इन्वेस्टमेंट का हाफ ए और बी ने ले लिया, सपोज करो हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट था 40,000 रुपए का। क्लियर बात, उसमें से ए और बी ने क्या करा, हाफ इन्वेस्टमेंट ले लिया। अच्छा, फिर दिया है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द बुक वैल्यू व्हाट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी शोन इन द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे ना दोबारा, भाई अगर ए और बी 2 पार्टनर्स थे, इनका रेशियो 3:2 था, इन्वेस्टमेंट हमारा था 40,000 रुपए का। क्लियर है बात? अब 40,000 का इन्वेस्टमेंट रहा, उस इन्वेस्टमेंट का ठीक आधा मतलब 20,000 हुआ, है ना, इन्वेस्टमेंट का ठीक आधा कितना हुआ, 20,000 हुआ। 20,000 का इन्वेस्टमेंट ए और बी ने ले लिया, किस रेशियो में लिया भाई, अपने इन रेशियो में ले लिया। तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिवाइज्ड बैलेंस शीट, यानी जब दोबारा आप बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कितने का दिखाएंगे बच्चे। तो बेटा हम लोग अगर 40 में से 20 ले लिया गया तो कितना दिखाएंगे बेटे, 20,000 रुपए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी 20,000। तो 20,000 इज द करेक्ट आंसर। बाकी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 40,000, 20,000, 10,000 और 80,000। ऑप्शन हमारे पास है 40,000, 20,000। 40,000 तो हम दिखा नहीं सकते, देखो 40,000 तो वहां अगर 20 ले लिया तो 40 तो बचा ही नहीं, तो 40 तो नहीं दिखा सकते। ठीक है बात, अगला ऑप्शन 20 करेक्ट है। सी ऑप्शन 10 है, 10 तो कोई तुक ही नहीं बनता, कहीं से कहीं तक 10 नहीं आएगा। और अगला 80 तो बिल्कुल नहीं आ सकता, 40 का दुगना थोड़ी हो जाएगा अगली वाली बैलेंस शीट में। एक तो ले लिया आपने इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्सनल यूज, उसके बाद अगली बैलेंस शीट में वो डबलिंग थोड़ी होगी। तो 20 का बचेगा, 40 में से आधा ले लिया तो 20 बचेगा बेटे। ठीक है, इजी लेवल के क्वेश्चन मैंने आज लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग को सबको आ रहे होंगे। ठीक है बात, तो फिर भी आप एक इनका जो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, उसका उनकी प्रिंट आउट लेने के बाद सारे प्रिंट आउट अपने पास रखिएगा, और एग्जाम के टाइम में बहुत आपको हेल्प करेंगे ये। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि
अगर आप 200-250 क्वेश्चन करते तो मैंने कहा कि 20 क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे। अगर फंस रहे हैं 20 नंबर मुफ्त में मिल रहे हैं आपको, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा ट्रिक भी नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों ने पहले से कर रखी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द कंपनी ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस। ठीक है, अब देखिए बात, एक टर्म हमारे पास थी कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, आई होप आप सब लोगों ने ये बात पढ़ी हो कि कॉल इन एडवांस का जो टॉपिक था ये हमारा इश्यू ऑफ शेयर में था, यानी शेयर कैपिटल की हम जब बात करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर वाला एक चैप्टर हमारे पास है, उसमें हम बात करते हैं इसकी इश्यू ऑफ शेयर में। ठीक है, वहां हम लोग इसकी बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर में कि भाई कॉल इन एडवांस का कॉन्सेप्ट क्या रहता है। अब कॉल इन एडवांस क्या है गुरु? ठीक है बात, अब कॉल इन एडवांस का क्या मतलब हुआ? कॉल इन एडवांस का मतलब हुआ, अगर सपोज करो एक एक्स है एक वाई है, इन्होंने हमारे कंपनी के 100 शेयर इसने खरीद रखे हैं, 200 शेयर इसने खरीद रखे हैं। ठीक है, मैं कौन से बता रहा हूं कॉल इन एडवांस का है क्या। मान लिया एक्स ने 100 शेयर खरीदे हैं, वाई ने खरीदे हैं 200 शेयर कंपनी के, और यहाँ शेयर अल्टीमेट लेवल पर 10 रुपए का है और यहाँ 20 रुपए का है। आता कैसे है भाई? 2 2 ठीक है 4 और 6 ऐसे करके पैसा हमारे पास आता है। ठीक है, सेम यहाँ भी है, मान लिया यहाँ 2 2 ठीक है 6 यहाँ भी है। अब इस तरीके से पैसा हमारे पास आता है, मतलब आप एप्लीकेशन के साथ मांगेंगे 2 रुपए, विद द अलॉटमेंट आप मांगेंगे 2 रुपए, विद द फाइनल कॉल आप मांगेंगे 6 रुपए। ठीक है बात, लाइकवाइज 200 शेयर वाई के भी हैं, और क्या है वाई का हिसाब किताब? वाई के का क्या है मामला? 2 रुपए फर्स्ट एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट और 6 रुपए फाइनल कॉल के साथ। अब क्या होता है, मान लिया किसी वर्ष कंपनी ने क्या किया, पैसा सिर्फ आना था, एप्लीकेशन तो आ गया होगा, अलॉटमेंट के साथ कंपनी ने क्या किया, ये वाला ही मांग लिया। तो जो 6 रुपए कंपनी ने मांगा बच्चे ना, तो 6 रुपए कंपनी ने मांगा इन 100 शेयर पर एडवांस में। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, तो मेरी बात दोबारा समझना। अगर 2 2 6 का कॉन्सेप्ट था, तो मैं कह रहा हूं कि एक्स ने शेयर खरीदे कंपनी के 100, 2 रुपए थी विद दी एप्लीकेशन, 2 रुपए थी विद अलॉटमेंट, 6 रुपए थी विद दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहां पर क्या होता है, जो एक्स है उससे कंपनी यहां पर जब 2 रुपए मांगती है, वहां 6 की भी डिमांड कर देती है कि भाई 6 भी हमको दे दो, और ये बंदा दे देता है। यानी विद दी अलॉटमेंट इस बंदे ने क्या किया, 6 रुपए कॉल के पहले ही दे दिए, तो ये कॉल इन एडवांस हुआ। यानी अल्टीमेट लेवल पर कंपनी के पास 600 रुपए एडवांस में आया, तो इस 600 रुपए आने को हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे, कॉल इन एडवांस। ये हुआ आपका कॉल इन एडवांस। ठीक है बात, कॉल इन एडवांस, ये हमको कॉन्सेप्ट पता होगा। अब अगर ये कॉल इन एडवांस है तो जरा सोच के देखिए एक बात कि एक एक्स है बंदा जो अपना पैसा एडवांस में दे रहा है, वाई तो नहीं दे रहा, वाई तो नहीं दे रहा, लेकिन एक्स दे रहा है, और वाई बाद में देगा आराम से। लेकिन एक्स को एडवांस में पैसा देके कंपनी को फायदा क्या है? एक सोचने वाली बात है ना, बहुत सोचने वाली बात है कि भाई अगर एक्स ने एडवांस में पैसा दे दिया, वाई तो नहीं दे रहा, अगर एक्स ने दिया तो इसका क्या फायदा है ना। और कॉमर्स गुरु यही सोचने का नाम है कि मेरा क्या फायदा है ना, मतलब फायदा तो होना चाहिए है ना। हम अल्टीमेट लेवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए भाई ये मैं 600 एडवांस देता रहा हूं सामने वाले को, तो मेरा बेनिफिट क्या होगा। तो बेनिफिट बच्चे ये है, ये जो 600 रुपए एक्स ने कंपनी को एडवांस में दे रखा है, इन दिस अमाउंट द कंपनी हैज टू पेड हिम इंटरेस्ट। कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी और करना पड़ेगा कंपनी को। तो क्वेश्चन में यही हमसे पूछा है कि इसका रेट क्या होता है। मान लिया हमारे पास थी ये, ठीक है, हमारे पास थी एलएक्स लिमिटेड थी कंपनी, इस कंपनी का नाम था एलएक्स लिमिटेड, जिसने एक्स से 600 रुपए की डिमांड एडवांस में करी थी। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये अकाउंटिंग का नियम है, बधा हुआ नियम है कि आपको इस एडवांस पैसे पर उस बंदे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट का परसेंट क्या होगा, तो बेटा ये एलएक्स लिमिटेड इस एक्स को 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देगी इस 600 रुपए पे, जो कॉल इन एडवांस है। इस पर आपको 12% का इंटरेस्ट उस एक्स को देना पड़ेगा। तो यही हमसे क्वेश्चन ने डिमांड करी है, पूछा है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई इंटरेस्ट अलाउड बाय द कंपनी ऑन द अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस 12%, 6%, 8%, 15%। नाउ द 12% इज द करेक्ट आंसर। तो 12% आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस देना पड़ता है, ये ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्यों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कंपनी के लॉज बने हुए हैं, कंपनी का फंडा बना हुआ है, कंपनी का फंडामेंटल्स बना हुआ है, उनमें ऐसा लिखा है कि भाई अगर जब भी कॉल इन एडवांस की बात रहेगी तो उस पर इंटरेस्ट का जो मामला रहेगा वो रहेगा 12%। ठीक है बात, आई होप इतनी बात आपकी क्लियर हुई हो। ठीक, चलिए, तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को आराम से। आंसर मैंने आपको दे रखे हैं, आप समझते जाइए आराम से, बहुत पहाड़ नहीं है, बहुत इजी वाले क्वेश्चन मैंने आज उठा के रखे हुए हैं, दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। ठीक है बात, बाकी जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट उनमें लगने वाले हैं
वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए, हो जाएगा मामला। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, फिर जो फोर्थ हमारे पास कह रहा है कि अमन इज अ पार्टनर ऑफ जीवन फर्म विथ फिक्स कैपिटल ऑफ ₹9 लाख। ठीक है, अच्छा बात करते हैं अमन की। तो एक हमें दिया है कि भाई एक बंदा है अमन, जो किसी कंपनी में पार्टनर है, और उसकी जो फिक्स्ड कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है बेटा, वो फिक्स्ड है। ठीक है, कैपिटल है फिक्स्ड, और कितने की भाई, वो 9 लाख रुपए की है। ऐसा फर्म या ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिक्स कैपिटल है वो 9 लाख रुपए है। अच्छा, हमने फिक्स कैपिटल में एक चीज देखी थी, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पर चले जाऊं। अमन की जो कैपिटल है वो 9 लाख रुपए है, लेकिन ये फिक्स्ड है। और फिक्स्ड अगर कैपिटल रही होगी तो भाई, अगर अमन की कैपिटल फिक्स्ड होगी, इसका ये मतलब होगा कि 2 अकाउंट कंपनी खोल रही होगी, एक तो कैपिटल है ना, और दूसरा है करेंट अकाउंट। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो कंपनी को मेंटेन करने पड़ते हैं 2 अकाउंट, एक कैपिटल और एक करंट। करंट क्यों खुलता है कंपनी का, अगर कैपिटल फिक्स्ड है, मैंने बताया था रिवीजन सीरीज में, इसका रिवीजन करवाया था, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से बात करी थी हम लोगों ने, कि अगर ये कैपिटल है और फिक्स्ड है तो इसका ये मतलब होगा कि ये ताउम्र 9 लाख रुपए रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। जबकि फर्म के अंदर ऐसा होता है कि कई बार इनकम रहती है और कई बार पार्टनर्स के खर्चे रहते हैं, तो खर्चे और इनकम दिखाने का काम हम कहां करते हैं बच्चे, करंट अकाउंट में करते हैं। ठीक है बात, तो हम लोग करंट अकाउंट में करते हैं, जितने भी इनकम, जितने भी खर्चे रहेंगे उनको मेंटेन करने का काम हम लोग करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं, जब जब कैपिटल फिक्स होती है। ठीक है बात, मतलब अगर कहीं बात हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो इस अकाउंट में होगी, अगर बात हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इस कैपिटल इस अकाउंट में बात होगी, अगर बात हो ड्राइंग की, है ना, कि ड्राइंग कितने करिए, कहां चार्ज करना चाहिए, तो यहां चार्ज करेंगे। अगर बात हो सैलरी की, है ना, अगर बात हो सैलरी की तो यहां जाएगा, अगर बात हो कमीशन की तो यहां जाएगा, अगर बात हो प्रॉफिट हो, मतलब एप्रोप्रिएशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपको लॉस हो रहा है, इन सब की बात बच्चे करंट अकाउंट के अंदर होती है। कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल 9 लाख रुपए तो जिंदगी भर 9 लाख रहेगी, कोई भी इनकम, कोई भी खर्चा, उसका इंपैक्ट इस कैपिटल के अंदर नहीं पड़ने वाला है। खर्चों और इनकम के लिए हमने एक अलग सा अकाउंट खोलना है, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। उस करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, सारी एंट्री बेटा हम यहां करते हैं करंट अकाउंट में। आई होप क्लियर हुई हो बात। ठीक है बात, अच्छा आगे हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अमन इज अ पार्टनर ऑफ जीवन फर्म विद अ फिक्स कैपिटल ऑफ ₹9 लाख, ही विड्रॉ ₹60,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 18-19। इसने क्या किया, 60,000 रुपए एज अ ड्रॉइंग फॉर्म से निकाली है बेटा। तो व्हाट विल बी दी जनरल एंट्री, हमें बतानी है कि एंट्री क्या होने वाली है। ठीक है, इसने क्या कर रखा है, इसने बच्चे ड्रॉइंग कर रखी है, इसने बेटा ड्रॉइंग कर रखी है बच्चे 60,000 रुपए की। अब अगर 60,000 की ड्रॉइंग कर रखी है तो ड्रॉइंग हमें कहीं तो डालनी पड़ेगी भाई, अगर आपने ड्राइंग कर रखी है तो हमको ड्राइंग कहीं तो दिखानी पड़ेगी ना। तो ड्राइंग दिखाएंगे कहां भाई, करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। पहला तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ड्राइंग हम दिखाएंगे कहां बच्चे, करंट में, क्योंकि यहां कैपिटल फिक्स्ड है। अब हमें यहां मारनी है एंट्री, कि एंट्री क्या होगी। देखो पार्टनरशिप का नियम क्या है ना, एक बात बड़ी सी छोटी सी बात है, अपने माइंड में घुसेड़ लेना, कि छोटी सी बात यह है कि भाई जब भी पार्टनर्स को इनकम रहेगी, पूरी पार्टनरशिप के अंदर जब भी उनको इनकम रहेगी, ये सारे के सारे लोग जाएंगे क्रेडिट। जब भी इन लोगों का खर्चा होगा, तो उस टाइम पे ये लोग डेबिट जाएंगे। अब बताइए, अगर ड्राइंग करी है बंदे ने तो इसका खर्चा है कि इनकम है, भाई खर्चा है ना, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम हो सकती है, लेकिन कंपनी जब अकाउंट मेंटेन करने जाएगी तो वो ये कंपनी उसको इस अमाउंट से डेबिट करेगी। तो हम इसकी एंट्री बताने की, एंट्री क्या होगी, तो बेटा एंट्री होगी अमन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नॉट अमन्स कैपिटल नहीं, अमन्स करेंट अकाउंट। अमन्स करेंट अकाउंट हम लोग डेबिट करने वाले हैं विथ ₹60,000 रुपए। ठीक है, टू हमारा जाएगा बेटा ड्राइंग, ठीक, टू ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट विथ ₹60,000। तो ये बेटा इसका सही आंसर हुआ। ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि इसका आंसर हम किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है बात, होप बात यहां तक की क्लियर हुई हो। अच्छा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट आशीष एंड अवनीश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 10-2। ठीक है, अंकित इज एडमिटेड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नाउ 10-6-4 एट द डेट ऑफ एडमिशन। ठीक है, जनरल रिजर्व अपेयर इन द बुक्स ऑफ एट ₹48,000। अवनीश से शेयर, अवनीश का रिजर्व में क्या शेयर होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तोड़ते हैं आराम से। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि भाई किसी, देखो कंपनी की बात हो रही है, आशीष और अवनीश दो पार्टनर है किसी फर्म के अंदर, समझिएगा आराम से। आशीष है और एक अवनीश है।
ये दो लोग किसी कंपनी के अंदर पार्टनर हैं, इनका जो रेशियो है बेटा, जो रेशियो है इनका, वो रेशियो है इनका 10:2, मतलब इन लोगों का रेशियो जो है वो 10:2 है। ठीक है, इनको एक नया बंदा ज्वाइन कर रहा है, तो ठीक है, एंड नया बंदा है अंकित। अंकित ने इनको ज्वाइन किया। अंकित ने इनको जब ज्वाइन किया तो इनका जो रेशियो था वो बन चुका था 10:6:4। ठीक है बात। अब जब अंकित ने एडमिशन लिया तो एक जनरल रिजर्व यानी जीआर जो हमारे पास था वो 48,000 रुपये हमारी बैलेंस शीट में था बच्चे। ठीक है, बैलेंस शीट में था। तो अब ये पूछ रहा है कि जो अवनीश है, यानी जो अवनीश है, इसका इस 48,000 में कितना हिस्सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इजी बात कर रहा है, बहुत कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि आशीष और अवनीश दो पार्टनर है फर्म के अंदर, जिनका रेशियो 10:2 है। अंकित इनको ज्वाइन कर रहा है, एडमिशन ले रहा है इनकी फर्म में, और जैसे वो एडमिशन ले रहा है इनका रेशियो 10:4 हो जा रहा है। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ, ठीक है, अंकित, द जनरल रिजर्व ऑफ द कंपनी इज ₹48,000 है उस टाइम पर अपेयर इन द बैलेंस शीट। ये जो अवनीश है, इसका इस जनरल रिजर्व में कितना हिस्सा होगा ये हमको बताना है। अच्छा, अब अगर हम बात करें जनरल रिजर्व हो गया या कोई भी ऐसा रिजर्व हो गया या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हुई, है ना, मतलब जिन पर ऐसा कोई प्रॉफिट हो, ऐसा कोई रिजर्व हो, ठीक है, जो बैलेंस शीट में किसी आने वाले बंदे से पहले था। कोई जनरल रिजर्व हो आपके पास WCR हो, आपके पास IFR हो, आपके पास कंटीजेंसी रिजर्व हो, आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात करी हो, आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करी हो, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन के अंदर हो, है ना, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन के अंदर हो, तो इस पर आने वाले का हक बिल्कुल नहीं होता। यानी जो आने वाला बंदा है अंकित, इसका तो इस पर हिस्सा होगा ही नहीं। ये हमने पढ़ रखा है एडमिशन में कि जब भी कोई नया बंदा फर्म के अंदर एंटर करता है, उसका किसी भी प्रॉफिट, किसी भी लॉस, किसी भी रिजर्व में कोई हक नहीं होता। हक सिर्फ इन दोनों का ही है, और वो भी किस रेशियो में बेटा, वो भी ओल्ड रेशियो में। मतलब इस कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में इस नए रेशियो का कोई काम झाम, जो फालतू की बात हमें कर रही है, हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। तो जो अवनीश का हिस्सा होगा जीआर में, तो हम निकालते हैं, अवनीश का हम हिस्सा निकालते हैं जीआर में। तो 48,000 का जीआर था, उसका जो रेशियो है वो 2 है बेटा, 2 है ना, अपॉन 12। ठीक है, 10 और 2 करके 12 हो गया, तो उसका रेशियो 2 का है। तो 12 4 जार 48, यानी 12 चौका 49 और 4 दूना 8,000, यानी इस बंदे को मिलने वाले हैं 8,000 रुपए। तो अवनीश का जो हिस्सा रहेगा इन दैट जनरल रिजर्व, इट विल बी 48,000। ठीक है बात, होप बात क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इज शोन इन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अगर आपने जब शेयर इश्यू करे थे या डिबेंचर इश्यू करे थे, कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपने एडवांस में रिसीव कर लिया, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा अमाउंट जो आपने एडवांस में रिसीव करिए, जिसे हम कॉल इन एडवांस कह रहे हैं, उसे आप कहां शो करेंगे, ऑन द लायबिलिटी साइड या फिर एसेट साइड। तो भाई अगर आपने किसी से पैसा एडवांस में ले रखा है ना, अगर आपने किसी से उधार ले रखा है, उधारी हुआ एक हिसाब से कि आपने सामने वाले से 600 रुपए, जब मैंने एग्जांपल लिया 600 वाला, तो 600 रुपए आपने एडवांस में ले रखे हैं। अगर एडवांस में ले रखे हैं तो इट इज योर बेटा लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी साइड शो होगा। ठीक है, बात क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ महेश। एक महेश है बंदा, वो फर्म से ले रहा है बेटा रिटायरमेंट। ठीक है, इसे समझते हैं आराम से। एक बंदा है महेश, जो फर्म से क्या ले रहा है, रिटायरमेंट। ठीक बात। अच्छा, रिटायरमेंट लेने के बाद आगे कहानी कही है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है, यानी जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो 60,000 रुपए दिया है। एक है महेश, एक कहानी हो रही है महेश की। तो महेश के जब रिटायरमेंट लिया, वहां पर स्टॉक जो था फर्म का, वो था बेटा 60,000 रुपए। ठीक है बात, यानी जो फर्म का स्टॉक था उस टाइम पे जब महेश ने रिटायरमेंट लिया, वो था बच्चे 60,000 रुपए। आगे दिया है, पास अ जनरल एंट्री व्हेन, ठीक है, व्हेन इट वाज फाउंड दैट स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाई 15,000। यानी हमने बेटा एक चीज हमें दे रखी है कि भाई 15,000 के साथ जब इस बंदे ने रिटायरमेंट लिया फर्म से, है ना, जब महेश ने फर्म से रिटायरमेंट लिया, उस टाइम पर जो स्टॉक था बैलेंस शीट में वो शो किया था 60,000 पर, लेकिन जब दोबारा क्रॉस चेक किया गया, यानी जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया, तो वहां पता चला कि जो 15,000 है उससे जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड हुआ है। अंडर वैल्यूड मतलब कम आंका गया है ना, एक है अंडर वैल्यूड, एक कॉन्सेप्ट है अंडर वैल्यूड। तो अंडर वैल्यूड का मतलब हुआ कम आंका गया, मतलब 15,000 रुपए कम दिखाया गया। ठीक है, महेश के टाइम पे जो बैलेंस शीट में स्टॉक शो था वो 60,000, नीचे लिखा हुआ है कि भाई इट वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, ये अंडर वैल्यूड पाया गया। अगर अंडर वैल्यूड पाया गया है, यानी इसका मतलब था कि ये 15,000 रुपए कम पाया गया, कम दिखाया गया है। ये जो 60,000 था ये होना चाहिए था 75,000 रुपए,
दिखाया आपने है 60,000, 15,000 रुपये आपने कम दिखाया है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बेटा इसकी एंट्री पेस्ट आउट करो, कि एंट्री क्या होने वाली है। देखिए, जब भी कोई बंदा रिटायरमेंट ले, जब भी कोई बंदा एडमिशन ले, जब भी आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, ठीक है बात, ये 3 काम है। जब भी वो चेंज हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, तो अगर किसी एसेट्स में और लायबिलिटी में कोई हलचल मचे, मतलब वो कम और ज्यादा हो जाए, तो हमें एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ता है, मतलब कि हम चीजों को रिवैल्यूड करते हैं, हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट है आपका बेटा नॉमिनल अकाउंट। सुनिएगा तो बहुत ध्यान से, नॉमिनल अकाउंट पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, आप लोगों ने एडमिशन तो पढ़ लिया होगा, बहुत बहुत दूर का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चीजें स्लिप होंगी तो वो सुनिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको क्यों बनाना पड़ता है? जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं, और वो कब आते हैं? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है बात। तो कुछ केसेस हुए जहां पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। क्यों? फॉर रिवैल्यूड दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हम लोग करते हैं, जो रिवैल्यूड हम एसेट्स को करते हैं, वो हमें करने का काम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करना पड़ेगा। अच्छा, रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट हुआ, तो ये अकाउंट खुद को तब डेबिट करता है जब जब इसको लॉस होती है। इसको लॉस होती कब है? एसेट्स का घटना, लायबिलिटीज का बढ़ना, इसका लॉस है, ठीक है बात। लिख दे रहा हूं, एसेट्स का बढ़ना, ए का बढ़ना, ठीक है, सॉरी ए का घटना, ए का घटना और एल का बढ़ना, ये इसका लॉस है बेटा, ठीक है, ये इसका लॉस है। प्रॉफिट कब होता है इसको? एसेट्स का बढ़ना, ठीक है, एसेट्स का बढ़ना और लॉस का घटना, ये इसको प्रॉफिट देते हैं। तो ये अपने आप को डेबिट तब करता है जब इसको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कब होता है? एसेट्स की वैल्यू बढ़े या फिर लायबिलिटी की वैल्यू घटे, तो इन टाइम पर ये बंदा खुद को क्रेडिट करता है, मतलब रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करता है। और डेबिट कब करता है? जब जब इसको नुकसान होता है। नुकसान कब होता है? एसेट्स की वैल्यू गिरती है और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है। तो इस केस में आप देखिए, महेश ने जब इसने रिटायरमेंट लिया, वहां पे स्टॉक था 60,000 रुपए का, ये अंडर वैल्यूड पाया गया, मतलब इसकी वैल्यू एक्चुअल में 75,000 रुपए थी, है ना। तो हमें दोबारा से 15,000 रुपए इंक्रीज करने हैं, और अगर इंक्रीज करने हैं तो रिवैल्यूएशन को फायदा हो गया, तो ये खुद को क्रेडिट करेगा। तो एंट्री बच्चे इसकी जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई बात समझ में? एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को दोबारा क्रेडिट कर देंगे हम लोग। तो इस तरीके से ये तामझाम होने वाला है। चलिए बच्चों, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड परचेज द एसेट्स फ्रॉम वाई लिमिटेड फॉर ₹16,20,000। क्या हुआ? एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है बेटा एक्स लिमिटेड, इसने वाई लिमिटेड से एक एसेट्स खरीदी है बेटा, वो है आपकी 16,20,000 रुपए की, ठीक है बात। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से एक एसेट्स खरीदी है 16,20,000 रुपए की, ठीक है बात, इतनी बात समझ में आ रही होगी। एक्स लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट 10% डिस्काउंट अगेंस्ट द पेमेंट, यानी एक्स लिमिटेड ने इससे वाई लिमिटेड से खरीदी एसेट्स कितने की? 16,20,000 रुपए की। वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड से पेमेंट नहीं ली, मतलब जो एक्स लिमिटेड है इसने इसको पेमेंट नहीं करी, तो क्या दिया फिर? इसने 10% डिबेंचर दिए, 10% दिए बेटा डिबेंचर। कितने का था वो? 10 रुपए का था, लेकिन उस पर 10% का बेटा, ठीक है, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, यानी वो चीज कितने बेची होगी? 9 रुपए में बेची होगी इसने, मतलब 10 पर 10% का डिस्काउंट, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट। आपने 9 में बेची, लेकिन था सामान 10 का, आपने बेच दिया 9 रुपए में, ये हुई बात। अब हमें ये बताना है कि द नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड बाय एक्स लिमिटेड विल बी, यानी एक्स लिमिटेड ने कितने डिबेंचर इशू करे होंगे, ये बताना है हम लोग को, ठीक है बात। अच्छा, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है भाई? कॉन्सेप्ट ये है, हमें जब भी नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ इशूड डिबेंचर निकालने हो या इशूड शेयर निकालने हो, तो टेक्निक क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है बच्चा परचेज कंसीडरेशन। क्या है? परचेज कंसीडरेशन, है ना, कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन का मतलब हुआ द अमाउंट विच हैज टू बी पेड बाय द कंपनी, जो कंपनी की लाइबिलिटी होती है, जिस अमाउंट पर आपने खरीदारी कर रखी है ना, यानी जितने अभी आपने एसेट्स खरीद रखा है उसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। मान लिया आपने 2 लाख की एसेट्स खरीदी, 50 का अमाउंट कर दिया पेड बाय चेक, रहा 1.5 लाख रुपए, वो 1.5 लाख रुपए कहा जाएगा परचेज कंसीडरेशन, ठीक है बात। ऐसे ही यहां पर 16,20,000 का सामान खरीदा, अमाउंट कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ये दिस होल अमाउंट 16,20,000 विल बी कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। क्लियर बात? यहां पर होता है, ठीक है, यहां पर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्या है, यहां फेस वैल्यू हो गई, ठीक है, यहां पर आएगा बेटा फेस वैल्यू, यहां पर क्या आएगा?
फेस वैल्यू माइनस हम करते हैं अगर डिस्काउंट दिया है, यहाँ पर डिस्काउंट की बात हुई है। अगर हमें कहा होता प्रीमियम पर है तो हम यहाँ प्लस प्रीमियम कर देते हैं। ठीक है बात। परचेज कंसिडरेशन कितना है बेटा? 16,20,000 रुपए का है। ठीक है बात। फेस वैल्यू बेटा कितनी है? 10 रुपए है। ठीक है, माइनस डिस्काउंट कितने का दिया बच्चे? 1 रुपए का दिया। तो यानी 16 लाख डिवाइड होगा बेटा कितने से बच्चे? 9 रुपए से, और 9 रुपए से डिवाइड होगा, आंसर आएगा आपका 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 1,20,000 रुपए। यानी जो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड थे बाय दी एक्स लिमिटेड टू दी वाई लिमिटेड वो रहे होंगे 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 डिबेंचर आपने इशू किए थे। क्लियर है बात? होप क्लियर हुआ हो। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द कंपनी ऑन, यानी कौन सा ऐसा लॉन्ग टर्म बोरिंग है जिस पर कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं करती। ठीक है, कौन सा ऐसा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग बहुत टाइप के होंगे, आपका बैंक लोन हो गया, आपका डिबेंचर हो गया, दो बहुत भाई सही एग्जांपल हुए बैंक लोन, और बैंक लोन आपने लिया है वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग हुई, और दूसरा आपका जो डिबेंचर हुआ वो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग हुई। इन दोनों में से या फिर इन दो तीन और हैं, उनमें से किस पर बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है दैट विल बी फिक्स्ड फॉर द ईयर्स, मतलब कभी वो चेंज नहीं होगा? तो बेटा वो डिबेंचर है इकलौता। डिबेंचर पर कंपनी कभी भी अपना, अगर कोई डिबेंचर के आगे लिखा है ना 12%, अगर ये डिबेंचर के आगे 12% लिखा है तो बेटा ये जिंदगी भर 12% रहेगा, जिंदगी भर कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन बैंक लोन और टाइप की जो बोरिंग्स रहती हैं इन पर इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिबेंचर के ऊपर आपका जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है इट विल नॉट चेंज। ठीक है, कभी भी ये चेंज नहीं होगा बेटा, तो ये बात याद रखनी है हम लोग को। अगला क्वेश्चन यही था कि किस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, तो बेटा वो हमारा है डिबेंचर। चलिए ठीक है बात, इतनी बात आई होप क्लियर भी हो। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन ये हो गए हैं इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है बेटा मन लगा के। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लिक्विड रेशियो इज कैलकुलेटेड एज, यानी लिक्विड रेशियो कैसे निकलता है। बात करें, हमने रेशियो वाले चैप्टर से बात हो रही है, उस रेशियो वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा होगा कि जो करंट रेशियो था उसका फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अगर लिक्विड रेशियो की बात करें ना, लिक्विड रेशियो इज आल्सो कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशियो। इस लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो भी कहते हैं। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है बात। अभी जो लिक्विड एसेट्स हैं ये निकलती कैसे हैं समझेगा, इनका पूरा लिंक है। करंट रेशियो का मतलब हुआ करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड रेशियो का मतलब हुआ लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या फर्क हुआ? करंट एसेट्स में से अगर आप करंट एसेट्स में से ठीक है माइनस कर दें इन्वेंट्री, अगर आप माइनस कर दें, ठीक है इन्वेंट्री अगर आप माइनस करें आप प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आप ये दो चीज माइनस कर दें, क्या क्या? करंट एसेट्स में से अगर आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर दें यू विल गेट दी लिक्विड एसेट्स, तो आपको लिक्विड एसेट मिल जाएंगी। ठीक है बात। तो ये फॉर्मूला हमसे ये पूछता कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये फॉर्मूला ये हुआ करंट लिक्विड रेशियो का है ना, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी होती है। अगर ये दिया है तो करेक्ट आंसर ये हो गया। अगर ऐसा दिया होगा कि लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू, अगर दिया होगा करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये भी ठीक हुआ। दोनों तो दिए नहीं होंगे ना, इनमें से एक होगा। अगर ये डायरेक्ट दिया है तो ये सही है, अगर ये नहीं दिया है तो ये दिया होगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो लिक्विड एसेट निकल गई। ये यहां ये पूछ रहा है और यही इसका आंसर सही भी है ना। तो लिक्विड जो रेशियो का फॉर्मूला हुआ वो इस तरीके से दे रखा है कि करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात? तो यहां तक की बात क्लियर भी होगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। लिखा है कि एपेक्स लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल, तो ये बहुत क्वेश्चन बढ़िया है, इसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी कह सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी भी है और ये किस तरीके से होगा ये हमें पता करना है। ठीक है बात, तो करते हैं कोशिश जानने की कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट Apex Limited is a financial company which provides loan and investor into the shares। Apex Limited जो कंपनी है बेटा वो फाइनेंशियल कंपनी है, और फाइनेंशियल कंपनी का काम क्या हुआ? फाइनेंस देना, फाइनेंस लेना, कहीं फाइनेंस लगा देना, मतलब ये तरीके के काम हुए फाइनेंस कंपनी के। ठीक है बात। रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इट रिसीव्ड 80,000 इंटरेस्ट ऑन द लोन। बहुत बढ़िया। एक एपेक्स लिमिटेड कंपनी है, इसने लास्ट में इंटरेस्ट रिसीव किया कितना बच्चे? 80,000 रुपी, मतलब इसने 80,000 रुपए इंटरेस्ट रिसीव किया किस पर? लोन पर। ये इंटरेस्ट किस पर था बेटे? लोन पर था। ठीक है बात। और कंपनी क्या है? एपेक्स लिमिटेड इज अ फाइनेंशियल कंपनी।
फाइनेंशियल कंपनी अगर है तो इसका जो मेन काम हुआ ना, वो मेन काम हुआ फाइनेंस देना लोगों को, फाइनेंस लेना, है ना, कहीं इन्वेस्ट कर देना। मतलब उसका काम क्या है मेन, कंपनी में वो शेयर, कंपनी के जो शेयर है उनमें इशू कर सॉरी उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, और है ना, और लोगों को लोन देने का काम करती है। तो लोगों को लोन दिया होगा, लोन देकर उसने इंटरेस्ट कमाया 80,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो 80,000 रुपए इसका आया है, इसकी कौन सी इनकम है, ये इसकी ऑपरेटिंग इनकम है, ये इसकी फाइनेंशियल इनकम है, ये इसकी इन्वेस्टिंग इनकम है। मतलब हमने देखा है कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किसी भी कंपनी के 3 एक्टिविटीज हुई। एक एक्टिविटी हुई बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक हुई बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक हुई फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब हुआ वो काम जो आपका मेन काम हुआ। अगर आपने कपड़े की दुकान खोल रखी है, माना बिजनेसमैन है मार्केट में, और आपने शॉप खोली है रेडीमेड गारमेंट्स की, तो आपका मेन काम क्या हुआ, कपड़े खरीदना, कपड़े बेचना, ये आपका मेन काम हुआ ना। दिस विल बी कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आप दुकान से जो पैसा आपने कमाया वो आपने कहीं बिल्डिंग खरीद ली, आपने कहीं लैंड खरीद ली, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ बेटा। तो ये एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। ठीक है बात। ऐसे ही मान लिया कभी आपको फंड की कमी पड़ी तो आपने बैंक से लोन ले लिया, किसी से और से कर्जा ले लिया, किसी और को कर्जा दे दिया, तो ये जो तरीके की हरकतें हैं इनको हम कहेंगे बेटा फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है बात। ये तो हुई नॉर्मल सी किसी कंपनी की बात जो एक गारमेंट की शॉप खोल के मार्केट में बैठा हुआ था, उसकी बात हो रही है। सेकंड हम बात करें, है ना, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बेटा अगर कंपनी फाइनेंशियल है, अगर कंपनी फाइनेंशियल मतलब बैंक ले लिया आपने, एसबीआई ले लिया, एसबीआई का मेन काम क्या है, फाइनेंस लोगों को से लेना, लोगों को देना, लोन देना, लोन लेना, इधर करना उधर करना, वाला सारा काम पैसे वाला ही हुआ। तो जो पैसे से जो इनकम हुई वो तो ऑपरेटिंग इनकम हुई पैसे वाली। तो यही एक, अगर ये कंपनी अगर फाइनेंशियल कंपनी है, अगर ये कंपनी फाइनेंशियल कंपनी है, तो जो 80,000 रुपए इसने एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव कर रखा है, ये बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई। तो ये इसका क्या आंसर होगा, दिस 80,000 विल गोज टू दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है बात। ये हमें पूछा था क्वेश्चन ने। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कंपनीज करंट रेशियो इज 4:2। ठीक है, एक कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 4:2 है बच्चे। कंपनी का करंट रेशियो दिया है हमें 4:2 गिवन है हमें। चलिए आगे क्या दिया है, एंड द करंट लाइबिलिटीज आर ₹6,20,000, और जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो है आपकी 6,20,000 रुपए। ठीक है बात। चलिए बात करते हैं, करंट रेशियो हमारे पास 4:2 है, और जो करंट लाइबिलिटी हम लोग को दे रखी है वो 6,20,000 हमको दी हुई है। ठीक है बेटा। तो करंट रेशियो हम लोग को दे रखा है 4:2 दे रखा है, और करंट लाइबिलिटी दे रखी है 6,20,000 रुपए। करना क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ कि करंट जो एसेट्स होगी वो क्या रहेगी आपकी, हमें करंट एसेट निकालनी है इस क्वेश्चन में। अच्छा, बात करें अगर हम करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चे करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है बात, फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है बात। करंट रेशियो हम लोग को दे रखा है 4:2, यानी 4/2 इसको हम कर लेंगे, इक्वल्स टू करंट एसेट हमको नहीं पता, करंट लाइबिलिटी हमको पता है भाई 6,20,000 रुपए है हमारी। ठीक है बात। अच्छा, अब देखो क्या होगा, जो ये सीए है ये 2 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये हो गया 2CA, हो गया 2CA, ये हमारा हो गया 6,20,000 इंटू 4 करेंगे तो 4,0,0,0,0,4 तो 0 आया हमारे पास, और 4 दूना 8 आया, 6 चौको आया 24, 2,39,000 रुपए। बात करी फिर करंट एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा 2,48,000, है ना, डिवाइडेड बाई ये 2 नीचे चला जाएगा, डिवाइड करें 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, तो बेटा 1,24,000 की आपकी करंट एसेट्स आई। ठीक है बात। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है बात, है ना। तो आगे हम एक कंपनी हमारे पास क्वेश्चन लेकर, और कंपनी यानी कंपनी का क्वेश्चन यानी कैश फ्लो वाला क्वेश्चन है, कंपनी अकाउंटिंग वाला जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी इज रिकॉर्डेड अंडर डैश एक्टिविटी, ठीक है, ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब देखो गुडविल के रिगार्डिंग एक ट्रीटमेंट हमारे पास है, मैं आपको बता दूं गुडविल के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट क्या हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ट्रीटमेंट बेटा ये कहता है कि गुडविल या तो बढ़ेगी या घटेगी, अल्टीमेट लेवल पर गुडविल में या तो बढ़ोतरी आएगी या फिर वो घटेगा। अच्छा, अगर अब गुडविल बढ़ती है, अगर माना गुडविल बढ़ती है तो क्या होगा, देखो गुडविल अगर बढ़ती है, माना पहले गुडविल 1,00,000 रुपए थी और अब गुडविल हो गई है 1,20,000 रुपए। ठीक है बात, समझिएगा बात आराम से, पहले गुडविल थी 1,00,000 रुपए, अब गुडविल है 1,20,000 रुपए। इसका ये मतलब हुआ कि आपने बच्चे 20,000 रुपए की गुडविल खरीदी है, ये 20,000 की गुडविल आपने क्या खरीदी है, खरीदी है। अब अगर खरीदी है तो खरीदना इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, तो ये बेटा इन्वेस्टमेंट हुआ आपका, ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट अगर हुआ तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाता,
ठीक है बात। यहाँ ऐसा नहीं कहा, यहाँ तो डिग्रीज की बात कर रहा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। या तो गुडविल बढ़ेगी या घटेगी। यहाँ अगर बढ़ेगी तो क्या करोगे, अगर गुडविल बढ़ेगी तो वो जो अमाउंट, जिस अमाउंट से वो बढ़ रखी होगी, वो जाएगी बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है बात। लाइक वाइज अगर गुडविल डिक्रीज होती है, मान लिया वो पहले भाई वो थी पहले 40,000 रुपए, अब हो गई है वो 35,000 रुपए, इसका ये मतलब हुआ कि उसमें 5,000 की गिरावट आई। और गिरावट का क्यों आएगी भाई अचानक गिरावट, तो गिरावट क्यों आई, आपने क्या करा, आपने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ करा होगा तभी गिरावट आई है बेटा, है ना। राइट ऑफ का मतलब आपने उसको एमोटाइज कर दिया, उसने आप लोग मतलब कमी कर दी उसके अंदर, तो ये 5,000 की कमी आई। और जो कमी होती है गुडविल में, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश के तहत दोबारा से ऐड होती है। ठीक है, हम जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां हम लिखते हैं ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी रहता है, उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तहत एक होता है नॉन कैश आइटम, तो नॉन कैश आइटम दोबारा प्लस होते हैं, तो ये नॉन कैश आइटम हुआ तो दोबारा से प्लस होगा। तो यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि अगर डिक्रीजमेंट आए गुडविल के अंदर तो इसका हम क्या करेंगे, तो गुरु इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, कहां, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर है बात। चलिए, तो यहां तक की बात हम लोगों ने समझ ली। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, एक हमारे पास है, राम राघव एंड रघु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5-3-2 एज पर पार्टनरशिप डीड रघु इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज प्रॉफिट। यानी रघु को ये गारंटी मिली हुई है कि बेटा आपको 10,000 रुपए प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹40,000, कैलकुलेट डेफिशिएंसी इफ एनी टू रघु। क्या रघु के अकाउंट में कोई डेफिशिएंसी आ रही है क्या, तो ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का। ठीक, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो थोड़ा देखिएगा। ठीक है बात। तो रघु, राम और रघु एंड राम राघव एंड रघु, है ना, तीनों लोग, राम है, ठीक है, और एक राघव है ना, और एक रघु है बेटा, ये तीन है आपकी कंपनी के अंदर पार्टनर्स। तो इनका जो रेशियो है बच्चे, वो रेशियो 5:3:2 है, 5:3:2, ये इनका बेटे क्या है बच्चों, रेशियो है। आगे हमें दिया है कि भाई जो रघु है ना, रघु को मिली है गारंटी, जो रघु है ना, ये जो रघु है, ये वाला जो रघु है, इसे मिल रही है गारंटी की योर प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 10,000। आपका जो प्रॉफिट होगा बेटा वो किसी भी कंडीशन में 10,000 रुपए से कम नहीं होने वाला है। अब अगर नहीं होने वाला है तो ठीक है। अब कह रहा है क्या कोई डिफिशियंसी निकल के आ रही है क्या, प्रॉफिट यहां पर कितना है बेटा, प्रॉफिट कंपनी का हमको दिया हुआ है, इस कंपनी का जो प्रॉफिट हमको गिवन है बेटा, वो हमको गिवन है 40,000 रुपए, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है बेटा वो 40,000 रुपए गिवन है हम लोग को। ठीक, निकालते हैं। अगर हम राम का शेयर निकालें, है ना, राम का शेयर निकालें, उससे हमें कोई मतलब है नहीं, रघु का शेयर हम निकालते हैं, तो हमें रघु का शेयर निकालते हैं कि रघु को कितना मिल रहा है। तो रघु को बेटा इस 40,000 में रघु का देखो कितना हिस्सा है ना, राम राघव रघु, तीसरा है रघु, तो 2/5 ठीक है बात। तो ये कटा 0, 4 गुना हुआ 8,000 रुपए, मतलब उसको मिल रहा है 8,000 रुपए। अगर हम इस प्रॉफिट के हिसाब से जाएं तो रघु को मिल रहा है 8,000 रुपए, जबकि उसको गारंटी मिली है भाई 10,000 रुपए की, यानी 2,000 की डेफिशिएंसी निकल के आ रही है। और क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा है कि इस क्वेश्चन के अंदर डेफिशिएंसी कितने की आ रही है, तो बच्चों वो आ रही है 2,000 रुपए की, क्योंकि आपने उसको गारंटी दे रखी है 10,000 रुपए की, तो उसको तो 10,000 मिलेगा। अगर आपने उसको गारंटी दे रखी है 10,000 रुपए की, तो उसको 10,000 रुपए कन्फर्म मिलेगा। अब देना कैसे वो आप जानो, है ना, डेफिशिएंसी निकल के 2,00,000 रुपए, ये कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का। चलिए, आई होप यहां तक की बात फिर समझ में आई होगी। अगर हम बात करें अगला, अमाउंट पेबल ऑन शेयर कैन बी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट बाय द कंपनी, व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कॉल। यानी जब हम शेयर इशू करते हैं ना, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो पैसे किस तरीके से मांगती है, पहला पैसा आता है विद द एप्लीकेशन, विद द नेम ऑफ एप्लीकेशन, अगला जो पैसा आता है विद द नेम ऑफ अलॉटमेंट, उससे अगला जो पैसा आता है विद द नेम ऑफ फर्स्ट कॉल, उससे अगला जो पैसा आता है विद दिस, है ना, सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से नाम, इन नामों से हम इन इंस्टॉलमेंट को पुकारते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब हम इंस्टॉलमेंट पे शेयर को इशू करते हैं तो जो पेमेंट रहती है फर्स्ट वाली, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बेटा कहते हैं एप्लीकेशन मनी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन मनी कहते हैं। ठीक है बात। चलिए, अगला हमारे पास है एक्स लिमिटेड इशूड 10,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹8 ईच, ठीक है, पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीमेबल एट पार एट एनी टाइम आफ्टर 6 ईयर, ये 6 साल बाद रिडीम होने जा रहे हैं। रिकॉर्ड द एंट्रीज फॉर द एप्लीकेशन मनी रिसीव इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। यानी हमने 10,000 शेयर इश्यू करे, शेयर कितने का था बच्चों, 10 रुपए का। हमें बताना है कि एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आया और उसकी एंट्री क्या होगी। तो सिंपल एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, हुई कि नहीं हुई, करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एक साथ एंट्री हम लोग कर रहे हैं, और जब हम एक साथ एंट्री करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये एक साथ लिख लेंगे हम लोग, ये 1-1 लाख रुपए का आंसर आने वाला है। ठीक है बात। चलिए अगला हम देखें तो एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1 लिखा हुआ है। दे एग्री टू एडमिट जी इनटू द पार्टनरशिप, है ना, इनटू द पार्टनरशिप लिखा है। और एक्स वाई एंड जेड एग्री टू गिव 1/3, 1/6, 1/9 ऑफ देयर शेयर प्रॉफिट, यानी इन्होंने अपने शेयर में से उस बंदे को क्या करा बेटा, देखो प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट में हिस्सेदारी दी। देखो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है, 3 है पार्टनर, इनका जो रेशियो बच्चे वो 3:2:1 इनका प्रॉफिट है। अगर ये कहते हैं कि भाई जी को एडमिट कर रहे हैं, है ना, कितने के लिए जी को एडमिट कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जो एक्स है, वाई है और जो जेड है, ये क्या कर रहे हैं, अपने शेयर का 1/3, अपने शेयर का 1/6, अपने शेयर का 1/9 इसको दे रहे हैं। ये तीनों अपने शेयर का, से नहीं लिखा हुआ है, ऑफ लिखा है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। इन्होंने अपने शेयर में से नहीं लिखा है, इन्होंने अपने शेयर का लिखा है। अपने शेयर का 1/3 दिया, मतलब एक्स ने 1/3 दिया इन फेवर ऑफ जी, वाई ने 1/6 दिया अपने शेयर का, जेड ने 1/9 दिया अपने शेयर का। तो जी की पूरी इनकम निकल जाएगी कि इसने अल्टीमेट टेबल पर कितना रिसीव किया है। ठीक है बात। चलिए आगे लिखा हुआ है हमें, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जी विल बी, जी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये हमको बताना है। अब अगर हम निकालें जी का, अगर हम गेन निकालें ना फ्रॉम एक्स, देखो एक्स ने कितना दिया, आंसर मैंने इसमें लिखा हुआ है आपके उसमें, तो एक्स ने कितना दिया होगा, एक्स का शेयर है बेटा 3/6, है कि नहीं है, 3 2 5 1 6 इंटू अपने शेयर का दिया ना तो 1/3 दे दिया। तो एक्स ने तो दिया इसको 3 कम 3 और 6 3 18, 3/18 इसने दिया। अब बात करें वाई की, वाई का शेयर था 2/6 का, और इसने अपने शेयर में से कितना दिया बच्चे, 1/6 दिया, तो 1/6, 2 1 कम 2, 6 देखा 36, तो इसने इतना दे दिया। इसका शेयर था 1/जेड का था 1/5 और 6, 1/6, और कितना दिया उसने, 1/9 दिया, तो 1 1 जार 1 और 6 9 54, तो ये हुआ। अब क्या करोगे, हमसे पूछा कि जी का बताओ, तो जी में हम क्या करेंगे, जी वाले पोर्शन में इन सबको प्लस कर देंगे, इसे प्लस इसे प्लस, तीनों को प्लस करके बेटा आंसर आएगा आपका 13/54, ये आंसर आने वाला है 13/54। कैसे किया मैंने आपको बता दिया, आंसर मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वीडियो बहुत लेंदी हो गई, थोड़ा स्पीड चलते हैं। तो चलिए आगे हमसे कहा है, गोयल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 6000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, क्या क्या गोयल लिमिटेड ने इनवाइट की एप्लीकेशन फॉर इशुइंग 6000 12% डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन मार्केट में डाली। 100 रुपए का एक होगा, प्रीमियम पर होगा 50 रुपए के। दी फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 8000 डिबेंचर, मतलब आपके पास 8000 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आ गई, जबकि आपने सिर्फ 6000 के लिए मार्केट में प्रोस्पेक्टस डाला हुआ था। ठीक है बात। तो अब आपके पास अल्टीमेट हथियार क्या हुआ, क्या करेंगे आप, भाई आपके पास 8000 एप्लीकेशन के लिए आई हैं एप्लीकेशन, और आपके पास सिर्फ 6000 शेयर हैं, तो आप क्या करेंगे, 2000 आप रिजेक्ट करेंगे। अल्टीमेट लेवल पर क्या होगा, आप 2000 शेयर रिजेक्ट करेंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एप्लीकेशन फॉर 2000 डिबेंचर वर रिजेक्टेड लिखा हुआ है, एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, और एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिया गया। डिबेंचर वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन पास द जनरल एंट्री फॉर एडजस्टिंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव इन द बुक्स ऑफ गोयल लिमिटेड। यानी हमें वापस करते वक्त, यानी जो एंट्री हम एडजस्ट करते हैं, पहली एंट्री तो हम रिसीव कर लेते हैं बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करके सारा पैसा रिसीव कर लिया होगा। जो अगली एंट्री होती है ना, जो अगली एंट्री रहती है वो क्या होती है बेटा, वो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 12% डिबेंचर अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करी गई है, और 2 हो जाएगा बैंक। ठीक है, ये हमारी एंट्री होने वाली है सेकंड वाली। सेकंड एंट्री हमारी होगी तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वो आएगा 12 लाख रुपए। कैसे 12 लाख रुपए, 8000 शेयर पर आपके आई है एप्लीकेशन, और 100 रुपए का वो शेयर है, 50 का प्रीमियम, तो 150 रुपए आए, तो 15 8 120 होता है, तो ये 1,20,000 पर आपके पास आए हैं। तो पहली एंट्री इसकी जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,20,1,20। अगली एंट्री हम एडजस्ट करने वाले हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे 1,20,000 रुपए से। ठीक है, टू हम करेंगे 12% डिबेंचर। अब 12% डिबेंचर में उतना पैसा डालिएगा जितना पैसा वो, जितने का वो डिबेंचर वाकई में है, वो 100 रुपए का वाकई में है, तो डिबेंचर के आगे हम डालेंगे 6000 इंटू 12, यानी कितना हो गया, है ना, कितने का है, सॉरी डिबेंचर 100 रुपए का और 6000, तो ये 6 लाख रुपए वहां चले गए। रही बात सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, तो 6000 शेयर पर 50 रुपए,
6,000 शेयर पर 50 रुपए, 6 बन 30, 3 लाख वहां चले गए। और बैंक टू बैंक करके एंट्री होगी, और बैंक के आगे हम अमाउंट लिखने वाले हैं बेटे 2,000 शेयर हैं और 150 रुपए वापस कर रहे हैं, तो ये भी 150 इंटू 2,000 करेंगे तो 3 लाख रुपए ये भी आएगा। तो इसके एंट्री अल्टीमेट लेवल पर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू बैंक करके एंट्री होने वाली है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलिए एक हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, ये हमारे पास 19वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंपनी वांट्स टू इशू डिबेंचर इन द अपकमिंग मंथ। कंपनी चाहती है कि अपकमिंग मंथ में डिबेंचर इशू किए जाएं। ठीक है, फॉर द इशू द कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर्स, द कंपनी हैज टू क्रिएट डिबेंचर्स ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होती है? कंपनी और जो डिबेंचर होल्डर हैं उनके बीच में एक डीड बनती है कि एग्रीमेंट बनता है, जिसको है ना, जिसको डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहते हैं। ठीक है, अब वो जो ट्रस्ट डीड होती है वो करती क्या है? वो जो डिबेंचर होल्डर हैं उन लोगों को सिक्योरिटी की गारंटी प्रदान करती है। जो बंदे डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको सिक्योरिटी की गारंटी प्रोवाइड करती है। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा? देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बट द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डज नॉट नो इट्स मीनिंग। जो अकाउंटेंट कंपनी का है उसको मीनिंग ही नहीं पता कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड होती क्या है ना। और वी नो वेरी वेल की होती क्या है भाई, जो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी वो डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहलाएगी। ठीक है बात? तो करते हैं टेल द मीनिंग ऑफ द डिबेंचर ट्रस्ट डीड, यानी जो ट्रस्ट डीड की मीनिंग होगी बेटे वो क्या होगी, ये हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर की इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है बेटा। एक लास्ट वाला क्वेश्चन है, एमोक्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 6 लाख इक्विटी शेयर वर ऑफर्ड टू द सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 6 लाख शेयर, ऑल कॉल्स वर मेड एंड अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल of ₹2 on 80,000 share, what will be the amount of share capital shown in the balance? चलिए इसे हम लोग जरा सा कर लेते हैं। एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन हम लोग का है। ठीक है बात? तो ये इतना बेटा रिवाइज करिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बढ़िया एकदम क्वेश्चन थे, है ना। काफी टाइम लगाया गया, आपके लिए पीडीएफ बनाई गई, तो सपोर्ट करिएगा, है ना, जितना हो सके इसको शेयर करने का काम करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अच्छा, इसमें अगर हमें क्या कह रहा है कि भाई एपेक्स लिमिटेड के पास 10 लाख शेयर हैं, जिसमें से उसने 6 लाख शेयर मार्केट में डाले। अब अगर 6 लाख शेयर मार्केट में डाले, कितने के हिसाब से बच्चे? वो 6 लाख शेयर डाले मार्केट में 10 रुपए के हिसाब से, तो कंपनी के पास आने चाहिए थे बेटा 60 लाख रुपए। कंपनी के पास आने चाहिए थे 60 लाख रुपए, इनको मल्टीप्लाई करके। लेकिन होता क्या है, अल्टीमेट लेवल पर 80,000 शेयर पर 2 रुपए नहीं आते लास्ट में। तो यानी आपके पास 1,60,000 नहीं आते। अगर 1,60,000 नहीं आते हैं तो आपके पास आते हैं बेटा 58,40,000 रुपए। आपके पास आ रहे हैं 58,40,000 रुपए अल्टीमेट लेवल पर। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में आप कितना अमाउंट शो करने वाले हैं। तो अगर हमारे पास 6 लाख शेयर थे, 10 रुपए का एक था, 60 लाख रुपए आने वाले थे, उसमें से 80,000 शेयर पर 2 रुपए नहीं आए, तो हमारे पास 1,60 आए। अब ये जो 1,60 नहीं आए हैं ना, सॉरी 1,60 नहीं जो आए हैं, उनको 60 से लेस कर देंगे, 58,40 को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये था, ठीक है, इसका सॉल्यूशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। और इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, सपोर्ट बनाइए अपना, है ना, ताकि हम भी मोटिवेट रहें। तो काफी टाइम, काफी मेहनत इन चीजों में लगती है, तो आप अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। तो आपसे मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय।